तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो फटाफट आ जाओ, फिर अपने को अभ्यारण्य है वो कंप्लीट करने हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम 27 वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने पिछली क्लास के अंदर तुम्हें बताया था कि अभ्यारण्य क्या होते हैं। पशु पक्षियों के घूमने के लिए संरक्षित क्षेत्र होता है, जिसके अंदर वो बिना भय के आराम से घूम सकें। और यही बात एग्जामिनर ने पशु परिचय में पूछ ली कि अभ्यारण्य क्या होता है। ठीक है। तो अभ्यारण्य होता है पशु पक्षी विहार के लिए संरक्षित क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र हमने संरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया, जिसमें ये जो पशु पक्षी हैं, ये जीव जंतु हैं, वो आराम से बिना भय के, बिना डर के घूम सकते हैं। तो राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कई किताबों में हमें 26 वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखने को मिलेंगे। पिछली बार जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब मैंने भी 26 वन्य जीव अभ्यारण्य कराए थे। तो सर अब की बार 27 क्यों करा रहे हो? मैंने पिछली बार भी बताया था कि एलडीसी के अंदर एग्जाम पूछा गया था, जिसके अंदर एग्जामिनर ने 27 वन्य जीव अभ्यारण्य को राइट आंसर माना था। ओके। हाँ, हाँ, लैब स्टैंड के लिए भी है, जिसके अंदर भी राजस्थान का अभ्यारण्य टॉपिक लगता है। उन सब के अंदर ये ज्योग्राफी का टॉपिक तुम्हें पढ़ना है। तो मैं पहले वन्य जीव अभ्यारण्य की तरफ चल रहा हूं, उसका नाम है सरिस्का बाग अभ्यारण्य, जो कहां पर है? अलवर के अंदर है। हाँ, पुलिस वाले लेट हमेशा क्यों आते हैं? आदत हो रखी है। ठीक है। टाइम पे चले जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा। चलो आगे। मेरी बात कर रहा है और किसी की नहीं कर रहा, तुम किसी और की सोचोगे। चलो भी आ जाओ फिर। लेट कहाँ है, 4-5 मिनट लेट हो ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो सबसे पहला अभ्यारण्य है उसका नाम है, अच्छा शुरुआत में थोड़ी सी मैंने ये लैंग्वेज लिख रही है जो मैंने तुम्हें बताया है, ये एक बार थोड़ा सा एग्जामिनर ने पूछ लिया था पशु परिचय में कि अभ्यारण्य क्या होता। हालांकि नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें बताया भी था कि अभ्यारण्य वो क्षेत्र होता है जिसमें पशु पक्षी आराम से विहार कर सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। उनके लिए यह क्षेत्र सुरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है। तो राजस्थान में 27 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो मैंने शुरुआत में तुम्हें बता दिए। तो सबसे पहले हम जिस अभ्यारण्य की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सरिस्का बाग अभ्यारण्य। कहां पर है? अलवर के अंदर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 को की गई थी। यहां पर राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब है बाघ परियोजना। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बता दिया था। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया था, और दूसरा कहां पर चलाया गया था? सरिस्का बाग अभ्यारण्य में चलाया गया था। सबसे खास बात यह है कि सरिस्का बाग अभ्यारण्य में हमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। यह भी इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि इसमें टाइगर तो मिलते हैं, लेकिन कौन से टाइगर मिलते हैं सर? रॉयल बंगाल टाइगर। इनकी थोड़ी सी विशेषता है। कहते हैं कि इस टाइगर की लंबाई 9 फुट होती है। जैसे मान लो कि मेरी हाइट है वो 6 फुट की है, तो मेरे से भी यानी कि 3 फुट लंबे होते हैं ये। इनके दांत होते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इनकी पूंछ लगभग 3 से 4 फुट की होती है। तो ये थोड़ी सी इन टाइगर की हमें विशेषता देखने को मिलती है। इस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी सी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। सरिस्का बाग अभ्यारण्य अलवर में है। स्थापना 1 नवंबर 1955 को की गई थी। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब है बाघ परियोजना। बाघों के लिए एक निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। टाइगर तो मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी विशेषता है। कौन से टाइगर मिलेंगे? रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे। ठीक है। पॉलिटी का इंतजार तुम्हारा कल खत्म हो जाएगा, कल लॉन्च कर देंगे। ओके, तो कल आ जाना आप क्लास में सारे। चलो सर आगे। और बताओ सर, अगर हम सरिस्का अभ्यारण्य घूमने के लिए चले जाएं तो हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो, इस अभ्यारण्य में आपको हरे कबूतर भी देखने को मिलेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? हरियल पक्षी कहते हैं। किताब में मैंने फोटो भी दे रखी है। इस प्रकार से आपको हरे कबूतर देखने को मिलेंगे। कितनी अच्छी विशेषता है बताओ। हरे कबूतर देखने को मिलेंगे। कौन से अभ्यारण्य में? सरिस्का के अंदर। इस प्रकार के हरे कबूतर देखे हैं क्या किसी ने? मुझे फटाफट बताओ।
और बताओ सर, अगर हम अभ्यारण्य में घूमने जाएं तो और क्या क्या देखने को मिलेंगे? अब जैसे मेरे पास में क्या है कि ज्यादा लाइनें थी नहीं, ये भरतरी मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, पांडुपुल मंदिर है, ये सारे के सारे हम कला संस्कृति में पढ़ते हैं। फिर मैंने सोचा यार कि थोड़ा कंटेंट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो ज्यादा कंटेंट चाहिए। अरे मैं ज्यादा कंटेंट दे तो दूंगा, लेकिन याद कर लोगे क्या? याद तो तुम्हें ही करना है। फिर भी मैंने सोचा चलो यार के तीन चार बातें यहाँ पर और बता देंगे, क्लास थोड़ी लंबी होगी तो बच्चे को थोड़ा मजा आएगा, नहीं तो कह देंगे यार के सर छोटी क्लास में पूरी करवा दे तो सारी की सारी चीजें। तो और क्या मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पर आपको भरतरी मंदिर देखने को मिलेगा, जो कनफटे नाथों की शरण स्थली है। ये आपको भरतरी मंदिर देखने को मिलेगा, और ये आपको भरतर जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं, हालांकि हम इन बात को कला संस्कृति में पढ़ते हैं। भरतरी कौन थे? उज्जैन के राजा हुआ करते थे भरतरी जी, है ना। अरे डिप्टी जेलर पे मनाएंगे यार, टाइम नहीं मिला। ओके, 2 दिन से मैं बाहर था, आपको पता क्लास ही नहीं आ पाई। और आप खुद ही मिलान करके देख लो ना, 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का होता तो पूरी उम्मीद मत करो तुमको सारे के सारे आ जाएंगे, सब देखने को मिल जाएंगे तुम्हें। ओके, हाँ, चलो आगे। तो सबसे पहले तो एक प्यारी सी कहानी सुनो, भरतर जी कौन हुआ करते थे। जब मैं नहीं लेके आता हूँ ना वीडियो, तब कहते हैं क्या हुआ, जब लेके आता हूँ तब कमेंट मारते हैं, हर बार प्रमाण देना जरूरत है क्या? कौन सा नहीं आया मुझे बता तू। चलो आगे। देखो क्लास के बीच में कमेंट मत करो, बाकी कर लेना, मैं एक एक प्रमाण दे दूंगा तुम्हें। चलता हूँ आगे। ओके, अब ज्यादा कॉपी पेस्ट मत करो भाई। हाँ, तो यहाँ पर अगर सरिस का बैरणे में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें भरतरी मंदिर देखने को मिलेगा। उज्जैन के राजा हुआ करते थे भरतरी, जो बाद में राजपाट त्याग कर गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए थे। और राजपाट से इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, और राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया था। ऐसा क्या हुआ कि उज्जैन के राजा भरतरी ने अपना राजपाट त्याग दिया? इंसान को जब इस दुनियादारी से मोह भंग हो जाता है ना, जब इस दुनियादारी से दिल टूट जाता है, तो फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से राजा भरतरी का दिल टूट गया था। कहते हैं कि राजा भरतरी की एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था पिंगला। हालांकि इनकी 2 रानियां और थी पहले से, लेकिन एक रानी बहुत ही प्रिय थी जिसका नाम था पिंगला। नाम ही बड़ा प्यारा था। भरतगिरी की रानी हुआ करती थी, और पिंगला ने राजा के साथ में बेवफाई कर दी। और जब महिला मित्र बेवफाई कर दे तो आजकल के पुरुष दर्द भरी शायरी सुनाते हैं, और पहले वाले पुरुष अपना राजपाट त्याग दिया करते थे। कहते हैं कि पिंगला बहुत सुंदर रानी थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी, और इसी वजह से भरतरी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। देखो जब भी यानी कि एक महिला खुद का पति देखेगी ना, तो सारे गुण देखेगी। उसके सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, उसका घर परिवार भी बढ़िया होना चाहिए, घर में वह इकलौता लड़का होना चाहिए, उसके कोई भाई नहीं होना चाहिए, और वह ऊपर से सुंदर भी होना चाहिए। लेकिन जब पुरुष अपने लिए महिला मित्र देखेगा तो वो केवल एक ही चीज देखेगा, बस महिला सुंदर होनी चाहिए, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है उसका घर परिवार कैसा है, उसका भाई कैसा, उसके माता पिता कैसे हैं, उसे कोई भी मतलब नहीं होता। तो राजा भर्तरी की जो पत्नी थी पिंगला, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा उसके प्रेम में सब कुछ भूल गए। कहते कि उस समय उज्जैन में गुरु गोरखनाथ जी आए। गोरखनाथ जी राजा के दरबार में आए हुए थे। भर्तरी ने गोरखनाथ जी का बढ़िया सम्मान किया। गोरखनाथ जी खुश हो गए और राजा को एक फल दिया, और कहा कि यह फल जो व्यक्ति खाएगा ना वो हमेशा जवान बना रहेगा। क्या राजा को एक फल देकर गए, कौन देकर गए? गुरु गोरखनाथ जी। और राजा को कहकर गए कि मैं तेरे स्वाओं से बहुत ज्यादा खुश हूं, और जो भी इस फल को खाएगा हमेशा जवान बना रहेगा, क्या हमेशा उसमें जवानी रहेगी। तो गोरखनाथ जी तो फल देकर वापस चले गए। राजा ने फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। राजा ने फल किसको दिया? पिंगला को दिया, और कहा कि पिंगला ये फल तू खा लेना, ताकि तू हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। क्या रानी पिंगला सेनापति से प्रेम करती थी। पिंगला प्रेम करती थी भाई साहब सेनापति से। पिंगला ने फल किसको दे दिया? पिंगला ने फल दे दिया सेनापति को। पिंगला ने सोचा कि अगर सेनापति फल खाएगा तो सेनापति हमेशा जवान रहेगा। क्या लेकिन सेनापति एक वेश्या से प्रेम करता था, उसने वह चमत्कारी फल उस वेश्या को दे दिया,
और वेश्या राजा से प्रेम करती थी, तो उसने वापस फल किसको दे दिया? राजा को दे दिया। वह फल घूम फिर कर वापस किसके पास में आ गया? राजा भर्तरी के पास में आ गया। जैसे ही वह फल राजा के पास में आया तो राजा ने वेश्या से पूछा कि फल तुम्हें कहां से मिला? गया उसने कहा कि मुझे तो सेनापति ने दिया है। सेनापति ने कहा कि यह फल तो मुझे किसने दिया? पिंगला ने दिया है। अब राजा पिंगला की तरफ देखकर बोले कि ये दुनिया, ये महफिल अब मेरे कोई काम की नहीं है। रानी पिंगला के धोखे से भर्तरी का मन इस संसार से उठ गया और उन्होंने राज्य त्याग दिया और राज्य किसको सौंप दिया? अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। कहते हैं कि खुद गुफा में चले गए और 12 वर्षों तक तपस्या की। उन्हीं राजा भर्तरी का मंदिर सृष्ट का बैरणी में बना हुआ है। गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, और गुरु गोरखनाथ के जो शिष्य होते हैं, जो नाथ संप्रदाय के होते हैं, उनके कान हमेशा फटे हुए होते हैं। इसलिए हम इस मंदिर को कनफटे नाथों की शरण स्थली कहते हैं। आपने कभी इस प्रकार के साधु महात्मा भी देखे होंगे, ठीक है, कभी यानी कि नाथ बाबा देखे होंगे जिनके कानों के अंदर कुंडल होते हैं, इस प्रकार से उनके कान फटे हुए होते हैं। सर हमने तो नहीं देखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके कभी कान देखना आप, उनके कान भी इसी प्रकार से फटे हुए, बीच में आपको कुंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ संप्रदाय से आते हैं। ठीक है, तो ये मंदिर अपने को यहां पर देखने को मिलेगा। इसी सृष्ट का बैरणे में हमें भरतरी मंदिर देखने को मिलेगा। ये बाहर का मंदिर का फोटो है, ये आपको अंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी। और इसी मंदिर को क्या कहते हैं? कनफटे नाथों की शरणस्थली कहते हैं। समझ जाओगे? अच्छा, मेरा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अरे प्यार ठुकरा दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा भी ठुकरा दिया गया था। चलो आगे बताओ, ये बात समझ में आएगी ना? और बताओ सर, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको नीलकंठ महादेव मंदिर भी देखने को मिलेगा। नीले हैं जिसके कंठ नीलकंठ है, किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। तो ये आप फोटो देख सकते हो, नीलकंठ महादेव मंदिर है ये। ठीक है, अगर आप सरिस्का घूमने जाओगे तो यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। हालांकि वर्तमान में ये मंदिर बहुत पुराना है और काफी टूट फूट गया है, लेकिन फिर भी इस मंदिर की कला और स्थापत्य आपको अलग ही लेवल पर मिलेगी यार। बहुत शानदार मंदिर है। देवों के देव महादेव का मंदिर है, अर्थात भगवान शिव का मंदिर है, और एक प्रकार से धार्मिक स्थल भी है। बहुत पुराना है, पुराना तो बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसी टाइगर रिजर्व के पास में क्या है? नीलकंठ महादेव मंदिर है। कहते हैं 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का है, कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन पुराना मंदिर है। यहीं पर नृत्य करते गणेश जी का मंदिर है। ठीक है, तो नीलकंठ महादेव मंदिर में अगर आप घूमने फिरने जाओगे तो गणेश जी की प्रतिमा है जिसमें वो डांस कर रहे हैं। और बताओ सर, पांडुपोल मंदिर है। ये हम कला संस्कृति में सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। पांडुपोल मंदिर है मतलब शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी की अगर आप फोटो देखोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे सो रहे हो। आपने महाभारत में हनुमान जी की एक कहानी देखी भी होगी। एक बार भीम को खुद की ताकत के ऊपर घमंड हो गया कि मैं तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, क्या मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, मुझ में तो 1000 हाथियों जितना बल है। हनुमान जी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक बूढ़े बांदर का रूप धारण किया और रास्ते पर लेट गए। उधर से भीम आए, उसने बंदर को कहा कि मेरे सामने से तुम्हारी पूंछ हटा लोगे। हनुमान जी ने कहा कि देख, मैं तो बूढ़ा बंदर हूं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूंछ को हटा सकूं। तुम मुझे बलशाली दिखते हो तो तुम मेरी पूंछ को उठाकर साइड में रख दोगे। भीम को बड़ा गुस्सा आया, उसने बड़ी ताकत से पूंछ को पकड़ा, लेकिन पूंछ को उठा नहीं पाया। भीम ने खूब जोर लगाया। तब भीम ने कहा कि आप साधारण बंदर तो नहीं हो, आप कौन हो? तब हनुमान जी अपने असली रूप में आते हैं और खुद का परिचय देते हैं। ये सारी की सारी कहानी हमें महाभारत में देखने को मिलती है। तो जहां पर हनुमान जी लेटे हुए थे वहीं पर आज पांडुपोल मंदिर बना हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है कि पांडु ने जो अज्ञातवास बिताया था ना, वो यहीं जयपुर अलवर के क्षेत्र में बिताया था, विराट क्षेत्र में बिताया था। तो ये सारी की सारी कहानी हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलती है। इसलिए अगर जिंदगी में एक बार मौका मिले तो आप महाभारत जरूर देखना। कौन सी महाभारत सर? जो 1990 के आसपास में बी आर चोपड़ा के द्वारा बनाई गई थी। उसमें जो करेक्टर हैं उनको देखकर लगता है कि वास्तव में महाभारत के समय रियल चेहरे वही थे। उसमें अर्जुन का जो रोल निभाया था वो फिरोज खान ने निभाया था, और अर्जुन के रोल से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे, उन्होंने खुद का नाम ही अर्जुन रख लिया था, खुद का नाम ही बदल दिया था। भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाया था नीतीश भारद्वाज ने। मुकेश खन्ना ने भीष्म पितामह का रोल निभाया था, और कहते का मुकेश खन्ना उस रोल से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी महाभारत के अंदर कि वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेंगे, और सच में उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी। मुकेश खन्ना को तो आप सब जानते होंगे, अरे शक्तिमान तो सबने देखा होगा, वो शक्तिमान का रोल मुकेश खन्ना ही नहीं किया है। इसलिए एक बार बी आर चोपड़ा वाली महाभारत जरूर देखना, आपको यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये सारी की सारी लगभग मैं तुम्हें कहानियां बताता हूँ ना, सब महाभारत की कहानियां हैं। ओके सर, तो ये आपको देखने को मिलेंगे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधि नहीं की जाएगी। ये क्या बात हुई सर? देखो, सरिस्का बाग अभ्यारण्य के आसपास में अवैध खनन किया जा रहा था, लोग यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। तब किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका लगा दी, कभी आप सुनवाई करो क्या इस अभ्यारण्य के आसपास में लोग अवैध खनन ना करें क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला क्या भाई साहब, इस अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। अगर आसपास के पेड़ पौधे कट जाएंगे तो सारे के सारे जीव जंतु भयभीत हो जाएंगे। अभ्यारण्य का मतलब क्या है? उसमें रहने वाले जीव जंतु बिना डर के रहें, बिना भय के रहें। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा भी क्या है। ये न्यूज भी आप दे सकते हो। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट ने खनन गतिविधि के ऊपर रोक लगाई। हालांकि याचिका जिसने लगाई थी उसने ये कहा था कभी 10 किलोमीटर के दायरे में रोक लगाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलोमीटर के दायरे में रोक लगाई है। अलवर के महाराजा तेज सिंह के समय फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसको हम पीली किताब कहते हैं। अलवर के महाराजा थे तेज सिंह, उन्होंने वनों से संबंधित, जंगलों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसका नाम रखा था पीली किताब। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, आगे चलें। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर महाराजा तेज सिंह के समय फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे पीली किताब कहते हैं। एक तो पीली किताब जो अलवर के महाराजा तेज सिंह ने तैयार की थी, एक लाल किताब भी होती है जिसमें उन पक्षियों का नाम दर्ज किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। जैसे अपने राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, विलुप्त होने के कगार पर है। पूरे विश्व में 200 से भी कम गोडाउन बचे हैं। तो ऐसे जीव जंतु, ऐसे पक्षियों का नाम किस में दर्ज किया जाता है? रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये मैंने थोड़ा सा नोट लगाकर लिख रखा है। रेड डाटा बुक क्या है? विश्व के संकटग्रस्त जीव जंतु पादपों के लाल आंकड़े की पुस्तक है भाई। ऐसे जीव जंतु हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनका नाम रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। बस ये थोड़ा सा है। हाँ, ओके, तो रेड डाटा बुक समझ जाओगे। हाँ सर, एक विश्व की ऐसी पुस्तक है जिसमें जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, वे अन्य का विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनके ऊपर संकट है, तो उनका नाम दर्ज किया जाएगा। और पीली किताब पूछ ले तो अलवर के महाराजा तेज सिंह ने के फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्टें तैयार की थी। हो गया बस कंप्लीट। अगला जो अभ्यारण्य है उसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कहां पर है? बूंदी कोटा में फैला हुआ है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? बूंदी कोटा में। लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में सवाल आता ना इस अभ्यारण्य को लेकर, वो यही आता है कि राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर चलाया गया है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी कोटा में चलाया गया है। सर दोनों ऑप्शन दे दे तो शुरुआत वाला करना है बूंदी, या फोटो देख सकते हो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की, और ये यहाँ पर आप टाइगर की फोटो देख सकते हो। टाइगर की फोटो दिखाकर ये बताया गया है कि यहाँ पर हम राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व चला रहे हैं। ठीक है, और क्या मिलेगा? इसे अजगर की शरणस्थली कहते हैं। देखो, अजगर अलग होता है, सांप अलग होता है। अजगर और सांप दोनों अलग अलग होते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। हालांकि अजगर इतना जहरीला नहीं होता, जबकि सांप होते हैं वो कुछ जहरीले होते हैं। अजगर तो शिकार को पकड़ता है, उसको जकड़ के मार लेता है। जैसे आप अजगर को पकड़ोगे ना तो आपके अन्य का हाथ के ऊपर लपेटा मारना शुरू कर देगा और आपके हाथ को तोड़ भी देगा। या फिर कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा तो उसको सीधा का सीधा पेट के अंदर निगल देता है। जबकि सांप सीधा जहरीला होता है, जहर का डस मारता है। अजगर के शरीर के ऊपर आपको धब्बे देखने को मिल जाएंगे, सांप के नहीं होते इतने धब्बे। और अजगर का शरीर थोड़ा बड़ा भी होता है, सांप का छोटा सा शरीर होता है। तो ये क्या है? अजगर की शरणस्थली है। मेज नदी इसी अभ्यारण्य से गुजरते, नॉर्मल सी बात है। हाँ ठीक है, ओके सर। तो राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है, कर लेंगे सर। ये चौथा टाइगर प्रोजेक्ट है। अब पांचवा कहां पर चलाया गया और छठा कहां पर प्रस्तावित है, केवल आपको थोड़ा सा मैंने लिख रखा है। ये कोई अभ्यारण्य नहीं है। धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर है? धौलपुर करौली में। केवल इतना सा ध्यान रखना है कि राजस्थान का 5वां और देश का 55वां टाइगर प्रोजेक्ट यहां पर चलाया जा रहा है। केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना है क्या सर? देखो, आप सबको पता है कि राजस्थान में हमने 4 टाइगर प्रोजेक्ट तो पढ़ लिए हैं। 5वां कहां पर चलाया जा रहा है? ये देश का तो 55वां है, राजस्थान का 5वां है।
ओके, यानी कि देखो धौलपुर और करौली क्या है सर, पास पास में दो जिले हैं। तो यहां पर एक क्षेत्र निश्चित कर दिया कि इस क्षेत्र में हम क्या चलाएंगे, टाइगर प्रोजेक्ट चलाएंगे। अब ये कोई अभ्यारण्य नहीं है, कोई अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में यह निश्चय किया गया कि इस क्षेत्र में हम राजस्थान का 5वां टाइगर प्रोजेक्ट चलाएंगे। मतलब हम यहां पर बाघों के संरक्षण का काम करेंगे। इस क्षेत्र में बाघ आराम से बिना डर के बिना भय के घूम फिर सकते हैं। तो क्या नाम देंगे इसको सर, धौलपुर और करौली की सीमा लगती, तो नाम दे दिया धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। कहां पर चलाया जा रहा है, धौलपुर करौली में चलाया जा रहा है। राजस्थान का 5वां है, देश का 55वां टाइगर प्रोजेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। ओके, सबसे छोटी बाघ परियोजना चलाई जा रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है सर। और छठा जिसे मंजूरी दे दी गई है उसका नाम है कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट, जो राजसमंद में चलाया जा रहा है। ये छठा टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है जिसे सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब देखो कब चलाएंगे, ठीक है। ओके, हाँ, धौलपुर को ले, ठीक है, एक नंबर हो गया ना। सर जी राजस्थान पुलिस के लिए ब्रह्मास्त्र काफी है। अरे मैंने तो फर्स्ट ग्रेड तक वीडियो डाले हैं, आरपीएससी का अभी एग्जाम हुआ है। तुम मिलान कर लिया करो खुद खुद। अरे क्या नहीं आया कल ये बताओ, क्या राजविलास ग्रंथ नहीं आया क्या, ठीक है, झुंझुनू वाला वो इलेक्ट्रिशियन वाला नहीं आया क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा मैं जो कहीं मिलेंगे नहीं आपको। कोर्स को लैपटॉप में ये तो मिल जाएगा। चलो आगे, नॉर्मल सी बातें हैं, मिल जाएंगे आपको सारे। अब तुम छोड़ोगे राजस्थान पुलिस के लिए सारे एग्जाम के लिए, तुम उसको याद तो कर लो। याद कौन कौन कर लिया है बताओ, ब्रह्मास्त्र को किस किस ने याद कर लिया। कौन कौन है जो ब्रह्मास्त्र को एकदम रट के बैठा है। कोई नहीं है। कहाँ से याद होगी तुम्हारे। याद करना अलग बात है ना, पढ़ना अलग बात होती है। मेरी क्लास अटक रही है। चलो आगे, ठीक है भाई। चलो भाई, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य अगला कौन सा है, 3 नंबर, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, कोटा झालावाड़ में है। हमने इसके बारे में पढ़ा है, हमने मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, दर्रा अभयारण्य हुआ करता था। ये दर्रा वन्य जीव अभयारण्य उसी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। और यहीं पर राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। अभी तुम कॉपी पेस्ट कर रहे थे सर, तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था, ये मैं करा चुका हूं सारे के सारे। यहीं पर राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। हमने नहीं पढ़ा था क्या मुकुंदरा राष्ट्रीय हिल्स, बिल्कुल पढ़ा था सर, हमने पिछली क्लास में 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे। उसी के अंदर मैंने बताया था कि इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य हुआ करता था। ओके, और इसी के अंदर राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। हाँ, चलें। तो ये दर्रा वन्यजीव अभयारण्य उसी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। यहीं पर राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसलिए हम इस अभयारण्य के बारे में कह सकते हैं कि ये अभयारण्य हमारे राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये जो अभयारण्य है ना, ये अपना अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है। ठीक है, इसी का नाम है दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, इसी का हिस्सा, और इसी में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है और ये राष्ट्रीय उद्यान का भी हिस्सा है। आप कभी घूमने फिरने जाओगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान सरकार वन विभाग, आप मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर रहे हैं। कृपया यहाँ पर स्वच्छ विचरण करें, वन्य प्राणियों की सुरक्षा करें, पूर्णतः ध्यान रखें और आपको टाइगर की फोटो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कभी जाकर आराम से देख सकते हो भाई, समझ जाओगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मैंने पढ़ा दिया है, ये उसी का पार्ट है, लेकिन ये अपने अभयारण्य के अंदर भी आता है। इसका पुराना नाम हुआ करता था दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, इसी का थोड़ा सा पार्ट है बस, और इसी के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है। ओके सर। अगला अभयारण्य है जयसमंद अभयारण्य, कहां पर है सर, सलूम्बर के अंदर है। कहां पर मिलेगा, जयसमंद झील के आसपास में बनाया गया है।
आप कभी जयसमंद झील देखने जाओगे तो इसके आसपास में एक छोटा सा अभयारण्य बनाया गया है जिसका नाम है जयसमंद अभयारण्य। आपको बाहर से इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जयसमंद अभयारण्य। ओके, या फोटो देख सकते हो। इसको जलचरों की बस्ती भी कहते हैं क्योंकि जयसमंद झील के पास में ये बना हुआ है। और आप सबको पता है कि झील के अंदर तो जलीय जीव मिलेंगे, इसलिए इस अभयारण्य को क्या कहा जाता है? जलीय जीवों की बस्ती कहा जाता है, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इस अभयारण्य के अंदर हमें सांबर हिरण भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अभयारण्य में घूमने फिरने जाओगे तो आपको इस प्रकार से सांबर हिरण भी देखने को मिलेंगे। दिल्ली जंतुवाले से सांबर हिरण मंगाई जाती है क्योंकि यहाँ पर जो जानवर रहते हैं ना इस अभयारण्य में, उनके लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो सके। आप सबको पता है कि जानवर तो जीवित रहने के लिए एक दूसरे को मारकर खाते हैं। ओके, ब्रह्मास्त्र की क्लास इतिहास की वो अपने ऐप के ऊपर चल रही है। आर्ट एंड कल्चर की क्लास यूट्यूब पे करा दो। यूट्यूब पे इसलिए नहीं करा सकता क्योंकि उसके अंदर मैं साउंड जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा मैं भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें लोकगीत पढ़ाऊंगा, केसरिया बालम पधारो मारा देश। तो जैसे ही मैं यानी कि 2 मिनट लोकगीत के बारे में बताऊंगा ना, उसके बाद में वीडियो आएगी कि वास्तव में ये लोकगीत किस प्रकार से गाया जाता है। बिछुड़ा लोकगीत पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में एक वीडियो आएगी 15-20 सेकंड की, ताकि आप सुन सकोगे यार कि ये बिछुड़ा गीत किस प्रकार से गाया जाता है। मैं कोई वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको वीडियो देखने को मिलेगी, यार ये जैसे सारंगी किस प्रकार से बजाया जाता है, अड़गोजा किस प्रकार से बजाया जाता है, भभंग किस प्रकार से बजाया जाता है। सारे वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलेंगे किस प्रकार से बज रहे हैं। और जैसे ही मैं यूट्यूब पे कराऊंगा सारे का सारा कॉपीराइट आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं किसी न किसी की वीडियो उठाऊंगा। ठीक है, पहले बता देता हूं। तो किसी मतलब ऐसे एडिटिंग कर करके उठाऊंगा। हालांकि यूट्यूब पे करूंगा तो यूट्यूब आपको पता है फटाफट पकड़ लेगा, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मुझे ऐप के ऊपर करानी पड़ेंगी। ये थोड़ी सी मजबूरी है। क्योंकि देखो कला संस्कृति क्या है, कला संस्कृति आप देखो यार का वास्तव में राजस्थान की कला कैसी हुआ करती थी, उसको थोड़ा सा जीवो, अपने आप ही याद हो जाएगी। फोटो देखोगे, वीडियो देखोगे तो। चलो आगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं, अपने सांबर हिरण भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो सर आगे अगला वर्ण। और भाई साहब पता नहीं कितनी बार पूछा गया, ताल छापर बैरणे हमारे चूरू में ले देकर एक ही तो बैरणे है, ताल छापर बैरणे। और एग्जामिनर बार बार में एक ही बात पूछता है, मोटिवेशनल डीपी 5 से ज्यादा नहीं। अरे भाई मैं अगर लिया आऊंगा तो है। एक तो मैं तेना पहले ब्लॉक कर दियो, फिर तू व्हाट्सएप पर आ जाइए, फिर मैं तेना सहारा दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि तो बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रहे हो। 1 मिनट में इसको हटा ही देता हूँ ना, बार बार में कॉपी पेस्ट कर रहा है। 1 मिनट। ओके। हाँ हाँ, ऐप पे करवाएंगे क्लास। ओके। अब देखो इसके ऊपर भी क्या इतने सारे कॉपी पेस्ट होते हैं, ऐप के ऊपर ऐसे कभी कॉपी पेस्ट नहीं होते। चलें भी आगे। तालसार पर बैरने कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि तालसार पर बैरने चूरू के अंदर है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। केवल एक बार एग्जाम में आती है, बार बार एक ही बात पूछी जाती है, काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए कौन सा बैरने प्रसिद्ध है? तालसार पर बैरने चूरू के अंदर। कॉपी पेस्ट मत किया करो बार बार में, क्लास के अंदर तो मत किया करो। तुम्हें कोई भी बात पूछनी है आराम से फोन कर लिया करो, क्लास के बाद में मैसेज कर लिया करो, लेकिन प्लीज क्लास में, मैंने कई बार कहा, क्लास में लगातार कॉपी पेस्ट मत किया करो। चलो भी आ जाओ आगे। तालसार पर बैरने कहां पर है? चूरू के अंदर है। काले हिरणों के लिए मतलब कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। मृग को हिंदी में बोलते हैं हिरण, कृष्ण को बोलते हैं काला। इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा है, क्योंकि एग्जामिनर कभी तो पूछ लेता काले हिरणों के लिए कौन सा बैरने प्रसिद्ध है, कई बार पूछ लेगा कृष्ण मृग के लिए कौन सा बैरने प्रसिद्ध है। बार बार में यही बात घुमा फिरा के पूछता है कि काले हिरणों के लिए कौन सा बैरने प्रसिद्ध है। ठीक है, तो या तो काले हिरण नाम दे देगा या फिर कृष्ण मृग दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना। काले हिरणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए ताल छापर अभयारण्य प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य के अंदर इन काले हिरणों की सबसे पसंदीदा घास पाई जाती है, जिसका नाम है मोथिया घास या मोथा घास। इस प्रकार की मोथिया घास पाई जाती है। इसको मोथिया घास भी बोलते हैं, इसको मोथा घास भी बोलते हैं। ये आप आराम से फोटो देख सकते हो काले हिरणों की। ये देखो आराम से, जब तक ये सिंगल आदमी है ना, आराम से बिल्कुल मस्ती से बैठा है। अब यहां पर देखो दो यानी कि प्रेमी जोड़े घूम रहे हैं, मतलब अब इसकी सगाई हो गई। सगाई होने के बाद में कई दिन ये प्रेम के अंदर डूबा रहेगा, प्रेम के अंदर मस्ती में घूमता रहेगा। इसको बाद में दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है।
दोनों मस्ती में रह रहे हैं। जब इनकी शादी हो जाएगी उसके बाद की फोटो देखो, अब इनकी शादी होगी, अब आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। तो ये आप इन दोनों की फोटो देख सकते हो। अकेले रहो, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं है, अपनी धुन में बैठे रहो। यहां से फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो इन कृष्ण मृगों की, काले हिरणों की सबसे पसंदीदा घास मोतिया घास इसी तालछापर अभयारण्य में पाई जाती है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी कुर्जा भी आता है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, डेमोसिल क्रेन जिसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रवासी पक्षी आता है जिसका नाम है कुर्जा। ठीक है, उड़ती कुर्जलिया जाई जे रहे, संदेश समारोह पीयूता पूछाई जे रहे। हम सबको पता है कि ये जो पक्षी है वो खिचन गांव फलोदी के अंदर भी आता है। तो इसका लोकगीत भी आता है, ये भी हमने कई बार पढ़ा है। ओके, मोतिया घास हमारे खेत में आराम से चूरू में मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो ये मोतिया घास आराम से तुम्हें मिल जाएगी। तो ताल छापर बैरने, यहाँ पर जो बार बार में एग्जाम में एक ही चीज पूछी जाती है कि काले हिरणों के लिए या फिर कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। बार बार में बस यही सवाल आता है। तो देख लोगे, ये अपने क्या है, काले हिरण है, जिनकी आप फोटो आराम से देख सकते हो। और इसी अभ्यारण्य में अपना प्रवासी पक्षी कुर्जा भी आता है। तो ये कुर्जा के बारे में हम पहले भी कई चर्चा कर चुके हैं। यहां पर और क्या देखने को मिलेगा, महाभारत काल के समय यहां पर गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम भी हुआ करता था। ये गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि अभ्यारण्य के पास में महाभारत के समय का गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। थोड़ा सा आश्रम प्रसिद्ध है भाई, क्योंकि अखबार में कई बार ये आता रहता है। जैसे राजस्थान पत्रिका के अंदर खबर आती रहती है कि यहाँ पर एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा भी मिली है। यहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं वो आवाज उठाते रहते हैं कि यहाँ पर मंदिर भी बनाओ। पुरातत्व विभाग को भी बुलाया गया। अपने को केवल इतना सा ध्यान रखना कि यहाँ पर महाभारत के समय का गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है। ठीक है सर। आगे जो बात लिख रखी है ये मैं तुम्हें वन संपदा के अंदर पढ़ा चुका हूं भी। यहाँ पर वन्य जीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अभी आरपीएससी ने एग्जाम में पूछा भी था ये सेम टू सेम सवाल। तो ये बात तुम्हें मैं वन संपदा के अंदर भी पढ़ा भी चुका हूं कि यहाँ पर वन विभाग के द्वारा ट्रेनिंग देने का काम में किया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये बात। तो मैंने 4 जो तुम्हें प्रमुख संस्थान लिखाए थे ना, उसके अंदर एक ये भी है। चलो सर आगे, अगला जो अभ्यारण्य उसका नाम है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो राजसमंद पाली उदयपुर में फैला हुआ है। ठीक है, रख लोगे ध्यान में, राजसमंद पाली उदयपुर में। ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली अभी कहते हैं, ये जो अभ्यारण्य है वो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आप सबको पता है कि भेड़िया एक जंगली जानवर होता है, मांसाहारी होता है। हालांकि आपको देखने को मिलेगा यार ये तो सर कुत्ता है ना, कुत्ता नहीं है, ये कुत्ते के परिवार से संबंधित होता है, लेकिन थोड़ा सा शक्तिशाली होता है। भेड़िया के चपेट में आ मत जाना, भेड़िया बड़ा चालाक होता है, मतलब इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट शिकारी होता है। तो ये जो अभ्यारण्य है ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता। हालांकि मैं खुद इस अभ्यारण्य में घूमने फिरने गया था, लेकिन मुझे तो कुछ ज्यादा ऐसा देखने को नहीं मिला भैया, भेड़िया भेड़िया तो ओके, मिल भी जाए तो अच्छी बात है भाई। चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के वनों के बारे में तुम्हें मैं वनस्पति के अंदर पढ़ा भी चुका हूं कि यह जो अभ्यारण्य है वो चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है। चौसिंगा मतलब जिसके 4 सिंग होते हैं। सर चौसिंगा कैसा दिखता है? चौसिंगा की अभी मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा। कहां पर दिखाओगे सर? सीता माता अभ्यारण्य में। यहाँ पर मेरे पास में जगह नहीं थी तो मैं तुम्हें चौसिंगा की फोटो दिखाऊंगा सीता माता अभ्यारण्य में। केवल अभी इतना ध्यान रखना कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में चौसिंगा पाया जाता है जिसके 4 सिंग होते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं बस। ये देखो आपको सिंपल सा याद रखना पड़ेगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है। ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है, चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य में चौसिंगा पाया जाता है, मतलब 4 सिंग वाला चौसिंगा में देखने को मिलेगा। चौसिंगा एक प्रकार का हिरणी होता है। अगला अभ्यारण्य उसका नाम है ज्वार सागर अभ्यारण्य, जो बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, जहां से चंबल नदी गुजर रही है ना, उसी को कर दिया येलो भाई का ज्वार सागर अभ्यारण्य, मतलब जो ज्वार सागर बांध है ना उसी के पास में कर दिया ये हमारा ज्वार सागर अभ्यारण्य है। जो बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़ में कर दिया कि ये पूरा का पूरा ज्वार सागर अभ्यारण्य है, जहां पर अपना ज्वार सागर बांध बना हुआ है। तो इसको बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़ तक फैला दिया। यहीं से अपने चंबल नदी गुजर रही है। उत्तर भारत का कहते हैं यहां पर पहला सर्प उद्यान बन रहा है। ये कोई लव गार्डन नहीं है जहां पर जोड़े बैठकर आपस में प्रेम करेंगे, यह स्नेक गार्डन है, मतलब सर्प उद्यान है। अगर आप यहां पर आप जाओगे घूमने फिरने के लिए तो यहां पर आपको सांपों की नस्लें देखने को मिलेंगी। सांपों के संरक्षण से संबंधित काम किया जाएगा, सांपों की नई नस्लों को तैयार किया जाएगा। ओके,
सांप आप अगर देखने हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हो, और कहते हैं कि उत्तर भारत का ये पहला सर्प उद्यान है। और क्या देखने को मिलेगा, गेपरनाथ महादेव मंदिर देखने को मिलेगा जो कोटा में है, ये आप देख लो गेपरनाथ महादेव मंदिर। गरडिया महादेव मंदिर देखने को मिलेगा, ये गरडिया महादेव मंदिर है जो बूंदी के अंदर है, ये भी इसी बैरने के पास में स्थित है। रख लोगे, नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है सर, इसमें ज्यादा कोई बातें समझाने वाली नहीं है, दो दो तीन तीन बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। सीता माता बैरने चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर में फैला हुआ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, वैसे उदयपुर में नहीं आएगा ये। ठीक है, उदयपुर काट देना क्योंकि ज्यादा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ ही आता है, उदयपुर हटा देना आप। हालांकि किताब के अंदर तो उदयपुर नहीं होगा, मुझे पता है। ओके, तो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ पीडीएफ में अपडेट करवा दूंगा। तो सीता माता बैरने कहां पर है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में, उदयपुर में कोई होगा तो अपने को इतना याद नहीं रखना है, लेकिन चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ आपको ज्यादा याद रखना है। सीता माता बैरने चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। ये चित्तल की मातृभूमि है भी, चित्तल एक प्रकार का हिरणी है, इसे यानी कि चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। यहाँ पर दुर्लभ प्रकार की औषधि मिलती है, सागवान के वन मिलते हैं। आपको पता है कि ये दक्षिणी राजस्थान में है, तो यहाँ पर ऐसी औषधि मिलती है जो बहुत कम पाई जाती है, मतलब दुर्लभ प्रकार की मिलती है। दुर्लभ प्रकार मतलब यार कोई चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो दुर्लभ प्रकार की औषधि मिलती है। सांगवान के वन भी मिलते हैं यहाँ पर, आप सबको पता है सांगवान के वन दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में। तो इस अभ्यारण्य में भी हमें सांगवान के वन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये चित्तल की मातृभूमि भी है भी, इस अभ्यारण्य को चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। चित्तल आप फोटो देख सकते हो, चित्तल क्या होता है, एक प्रकार की हिरणी है चित्तल। ठीक है, किताब में मैंने फोटो भी दे रखी है चित्तल की। देखो इस प्रकार से यानी कि चित्तकबरी होती है, इसके यानी कि ऊपर सफेद सफेद आपको चित्ते से देखने को मिलेंगे, ये चित्तल है। और क्या है, इसमें चौसिंगा पाया जाता है जिसे बेडल या घंटेल कहते हैं। यहाँ पर चौसिंगा, अब मैं फोटो दिखा देता हूं। अभी मैंने कहा कि मैं चौसिंगा की फोटो आपको सीता माता बैरने में दिखाऊंगा। देखो चौसिंगा का मतलब होती तो एक प्रकार का हिरणी है, लेकिन इसके सिर के ऊपर 4 सिंग होते हैं। खुद देखो, एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, मतलब क्या होते हैं, इसके ऊपर 4 सिंग होते हैं। ओके, हाँ, तो उसमें चौसिंगा पाया जाता है जिसे बेडल या घंटेल कहते हैं। यह अभ्यारण्य इसके अलावा उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहते हैं। एक तो आप नॉर्मल गिलहरी देखते हो जो यानी कि जमीन के ऊपर रेंगती रहती है, और एक इस प्रकार की गिलहरी भी पाई जाती है जो उड़ती है। मतलब ये क्या है, कौन सी परी है, पापा की परी है जो उड़ती रहती है। ठीक है, ये उड़ने वाली परी है अभी, तो ये उड़न गिलहरी है। कहां पर पाई जाती है सर, ये सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहते हैं। रख लोगे नॉर्मल सी बातें ध्यान में। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में है, इसे चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। दुर्लभ प्रकार की औषधि सांगवान के वन पाए जाते हैं। इसमें चौसिंगा पाया जाता है, आप खुद देख लो फोटो चौसिंगा। और इसको स्थानीय भाषा में इसे प्रतापगढ़ के जो लोग है वो भेडल के नाम से जानते हैं या फिर घंटेल के नाम से जानते हैं। हम तो इसे चौसिंगा कहते हैं, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग है ना, वो इसको भेडल या घंटेल के नाम से जानते हैं। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ओके सर, चलो आगे। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। सर्वाधिक पूछे तो कोटा में, और 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। मतलब जहां जहां से चंबल नदी बह रही है ना, वहीं पर अभ्यारण्य बना दिया। यहां पर चंबल नदी बह रही है, मतलब ये अपना अभ्यारण्य है, एकमात्र नदी अभ्यारण्य, मतलब चंबल नदी के अंदर ये फैला हुआ है। जैसे मान लो कि अपनी चंबल नदी बह रही है, ये लो सर यहीं पर अपना अभ्यारण्य हो गया। तो राजस्थान के 5 जिलों में फैला, कोटा से शुरू किया, कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में। और चंबल नदी 3 राज्यों मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बह रही है। तो यह जो अभ्यारण्य है वो 5 जिलों के अंदर फैला है और देश के 3 राज्यों में फैला है। मतलब जहां पर चंबल नदी बह रही है ना भाई साहब, ये चंबल नदी बह रही है, आज से इसका नाम होगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चलो नाम कर दिया, लेकिन राजस्थान के 5 जिलों में किया। एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, आपको पता है एकमात्र नदी अभ्यारण्य, नदी के अंदर कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, यह एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, चंबल नदी के अंदर फैला हुआ है। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली है। अब आप ये सारी की सारी बातें मैं पहले भी नदियों के अंदर पढ़ा चुका हूं, जब हमने चंबल नदी पढ़ी थी ना, ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ ली है। नदी में क्या मिलेगा सर, जलीय जीव मिलेंगे, घड़ियालों का संसार मिलेगा। वहां पर मैंने तुम्हें घड़ियाल भी दिखाए थे और मगरमच्छ भी दिखाए थे, और दोनों का अंतर भी बताया था। घड़ियाल अलग होता है, मगरमच्छ अलग होता है।
आगे चलो, गांगेस डॉल्फिन पाई जाती है, ये भी मैं तुम्हें चंबल नदी के अंदर पढ़ा चुका हूं। ये सारी की सारी बातें मैं वहां पर फोटो दिखा दिखा के समझा चुका हूं। एक बात आप थोड़ी सी ऐड कर लेना, ठीक है, ये करंट के हिसाब से अभी यानी कि अपने मार्च के अंदर ही घोषणा की गई है, तो ये आप थोड़ी सी किताब के अंदर ऐड कर लेना कि घड़ियाल रियरिंग सेंटर बनाया जाएगा पालीघाट सवाई माधोपुर में, ठीक है। घड़ियालों के संरक्षण के लिए, घड़ियालों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अभी घोषणा की है। क्या घोषणा की है कि हम घड़ियाल रियरिंग सेंटर बनाएंगे। कहां पर बनाओगे? पालीघाट एक जगह है सवाई माधोपुर में, वहां पर हम बनाएंगे भाई। तो यही अपने अभ्यारण्य फैला हुआ ना सवाई माधोपुर के अंदर, यहीं पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर बनाया जाएगा। इन घड़ियालों का संरक्षण करने के लिए, घड़ियालों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो ये मार्च अप्रैल के अंदर की गई थी। थोड़ा सा आप इस किताब के अंदर ऐड कर लेना, अगर मान लो थोड़ा सा करंट के हिसाब से पूछ लेना तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ओके, तो घड़ियाल रियरिंग सेंटर सीधा सा पूछ लेगा, घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां पर है? पालीघाट सवाई माधोपुर में इसकी घोषणा की गई है, तो सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से संबंधित है। ओके सर, कर लोगे ऐड। अगला अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, इसे हम डेजर्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। हाँ, राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। अब देखो सर, आपने तो बताया था कि अभ्यारण्य तो हमारे राष्ट्रीय 3 ही है, इसके आगे नाम लगाओ राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, लेकिन यह राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। हुआ ये कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा कि हमारे इस अभ्यारण्य को भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार ने दर्जा दिया नहीं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुद ही नाम लगा लेते हैं। लेकिन भारत सरकार के द्वारा दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए इसका नाम है राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क। मरु मतलब मरुस्थल। अब देखो, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आप सबको पता है कि जैसलमेर और बाड़मेर में है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और इतना बड़ा है, मतलब खूब सारा। यार अगर जैसलमेर बाड़मेर में कभी घूमने जाओगे तो आपको इस प्रकार से मरुस्थल देखने को मिलेगा, खूब सारी खाली जगह है। तो सरकार ने कहा ये देखो, यहां पर एक जिला था जिसका नाम था जैसलमेर, और इसके नीचे एक जिला था जिसका नाम था बाड़मेर। खूब सारा दोनों का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मामले में बड़े जिले हैं, बढ़िया क्षेत्रफल था। सरकार ने कहा ये लो भाई, बड़ा सारा क्षेत्रफल लेके कह दिया ये आज से हमारा अभ्यारण्य होगा, और इसका हम नाम रखते हैं राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। कहां कहां फैला हुआ है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये आपको इस प्रकार की नीलगायें देखने को मिल जाएंगी, इधर कोई अपने को ये गोडाउन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। गोडाउन की तो ये शरण स्थली है। लाठी सीरीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आकलवुड फॉसिल पार्क यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सारे की सारी बातें मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये सारी की सारी अभ्यारण्य में देखने को मिल जाएगा भाई। तो जैसलमेर बाड़मेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 4 अगस्त 1980 को की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला, इसके नाम क्या कि राष्ट्रीय लिखा हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना कि सर राष्ट्रीय लिखा हुआ है तो सर राष्ट्रीय का दर्जा क्या? नहीं, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला, केवल इसका नाम ही है। इसे गोडाउन की शरणस्थली कहते हैं। इस प्रकार से देखो, आप जाओगे ना कभी घूमने तो आपको देखने को मिलेगा डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, और गोडाउन की फोटो भी लगा रखी है। तो गोडाउन की एक प्रकार से शरणस्थली, यहाँ पर आपको गोडाउन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लाठी सीरीज देखने को मिलेगी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं लाठी सीरीज क्या होती है, आकलवुड फॉसिल पार्क क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। जीवाश्म उद्यान इसी अभ्यारण्य में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अगर देखने जाओगे तो आपको इसी अभ्यारण्य में देखने को मिल जाएंगे, खूब सारे क्षेत्रफल में फैला हुआ ही है। अब केवल आपको नाम ध्यान रखना है, ज्यादा कोई भी डिटेल नहीं है, केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं। 18 करोड़ साल पहले, ये मैंने बता दिया आकलवुड फॉसिल पार्क का टाइम टू सब सारी चीजें समझा दी हैं, भौतिक प्रदेश में सब बताया है। वहां पर तो फोटो दिखा दिखा के समझाया है, यहाँ पर इतनी अच्छी चीजें मैं समझा ही नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं आकलवुड फॉसिल पार्क के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसकी फोटो भी दिखाई है, वहां पर किस प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं, किस प्रकार के अवशेष मिले हैं, वो चीजें भी दिखाई हैं। ओके, मुझे याद है मैंने क्या क्या पढ़ा है, तुम्हें हो सकता है याद नहीं हो। केलादेव अभ्यारण्य कहां पर है? सर करौली सवाई माधोपुर में। अब केवल नाम याद रखने हैं, ठीक है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है, केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं बस। ओके, ये अपना क्या केलादेव अभ्यारण्य है, करौली सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। ओके, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा अभ्यारण्य, पहला कौन सा? राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, ठीक है। बस इस प्रकार से थोड़ा सा इलाका है, इसको अभ्यारण्य घोषित कर रखा है।
अगला अभ्यारण्य नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, जयपुर के अंदर है। यहाँ पर देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया, मतलब भालू बचाव के अंदर भालुओं के संरक्षण के लिए ये स्थापित किया गया है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर के अंदर है। बस इतना सा ध्यान रखना कि देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर मतलब भालू बचाव के अंदर यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर में है। यहाँ से बाणगंगा नदी बहती है। ये आप देख लो, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य। जो जयपुर के राजा महाराजा होते थे ना, वो यहीं पर शिकार करने के लिए आया करते थे। ओके, ये आप देख लेना, छोटे मोटे बस अब केवल नाम ध्यान रखने हैं। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इससे बाणगंगा नदी बहती है। जयपुर के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो यहीं पर शिकार करने आते थे। ये बात अपने को याद नहीं रखनी है। 4-5 भालू पूरे इसमें, बस इतना ही है, तो 4-5 मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो लेकिन बियर रेस्क्यू सेंटर तो है ना, देश का तीसरा स्थापित किया गया भालू बचाव के लिए। आपको फोटो भी देखने को मिल जाएगी बाहरी। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य देख लो भी, छोटा सा बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य है। कहां पर? सर चित्तौड़गढ़ में है। क्या याद रखेंगे? चंबल और बामणी नदियों के संगम पर ये बना हुआ है। आगे चलो, बस केवल नाम याद रखने हैं। बस्सी अभ्यारण्य ये देख लो भाई साहब, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इससे बामणी और उराई नदियां बहती हैं। अगला कहां पर है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है, 12 के अंदर है। ये सांपों की शरण स्थली है भाई, सांप देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। और इससे क्या बहती है? परवण नदी बहती है। एक एक बातें हैं, बस हो गया कंप्लीट। टाटगढ़ राउली अभ्यारण्य, यहाँ पर तो मैं गया भी हूँ। ये ब्यावर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? टाटगढ़ पड़ा है। और ये बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि टाटगढ़ राउली अभ्यारण्य किन जिलों में फैला हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए 4 ऑप्शन चाहिए कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके पास में 3 ऑप्शन पहले से हैं। पूछ लेगा टाटगढ़ राउली अभ्यारण्य किस जिले में नहीं फैला है। ठीक है, 3 तो उसके पास में पहले से हैं, एक ऑप्शन और रखना है, कोई भी रख देगा। तो कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? टाटगढ़ राउली अभ्यारण्य पड़ा है। 3 जिलों में फैला है, 3 संभागों में फैला है। कहां कहां सर? ब्यावर, पाली, राजसमंद। ब्यावर आ गया अजमेर में, पाली आ गया जोधपुर में, राजसमंद आ गया उदयपुर में। तो ये 3 संभागों के अंदर भी फैला हुआ है। ये रीछ और जरखों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार का जरख होता है और ये रीछ होता है। भालू अलग होता है, रीछ अलग होता है, कुत्ता अलग होता है, जरख अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये देख लो, आप फोटो देख सकते हो, रीछ और जरखों के लिए प्रसिद्ध है थोड़ा सा। अगला अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कहां पर है सर? उदयपुर के अंदर है। यहां से सोम व कलमानसी नदियां बहती हैं इस अभ्यारण्य से। ठीक है, ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है। हो गया, बस नाम याद रखने हैं। अब तो केवल आपको नाम ध्यान रखने हैं, बाकी हो गया कंप्लीट, और कुछ नहीं है। स्वाई मानसिंह अभ्यारण्य, जयपुर मत करके आ जाना, स्वाई माधोपुर करना। पहले कह रहा हूं, पूछ लेगा स्वाई मानसिंह अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर करके आ जाओगे कि जयपुर के राजा थे स्वाई मानसिंह जी। नहीं, अभ्यारण्य स्वाई माधोपुर में है। बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां पर है? भरतपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है। वन विहार अभ्यारण्य कई बार एग्जाम में पूछा गया, धौलपुर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया वन विहार अभ्यारण्य कहां पर है। हाँ, क्या हो गया? कैसे हो गया बताओ? बताओ भाई। ठीक है, अब नॉर्मल नाम याद रखने, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने वाला। स्वाई मानसिंह अभ्यारण्य स्वाई माधोपुर, बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर, वन विहार धौलपुर। स्वाई माधोपुर का कोई पूछेगा नहीं, सबको पता है स्वाई माधोपुर का अभ्यारण्य स्वाई माधोपुर में ही है। राम सागर धौलपुर, केसर बाग धौलपुर। ये धौलपुर वाले तो ध्यान रखना भाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धौलपुर वाले तो राम सागर, केसर बाग और ये वन विहार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो पूछ लेगा, केवल नाम पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। चलो सर आगे बता दो, कुछ है तो। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में है। यहाँ पर सज्जनगढ़ किला बना हुआ बांसदरा की पहाड़ी के ऊपर है। ये हम कला संस्कृति में दुर्ग पढ़ते हैं, तब इसके बारे में पढ़ते ही हैं। सज्जनगढ़ का किला है, ये इसी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बना हुआ है। फिर थोड़ा सा माउंट आबू अभ्यारण्य के अंदर आ जाओ। इसकी केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है भाई। माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर है? सिरोही में है, राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। आप सबको पता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है सर? माउंट आबू है। वहीं पर अभ्यारण्य बनाया गया है, तो यह राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे? जंगली मुर्गे देखने को मिलेंगे। राज्य सरकार ने इस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, मतलब पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने माउंट आबू अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित करा दिया है। सिर इसका क्या मतलब हुआ? आप माउंट आबू क्यों जाते हो घूमने के लिए?
सर वहां की प्रकृति देखने के लिए, वहां के नजारे देखने के लिए, वहां की हरियाली देखने के लिए। अब हो ये रहा था कि लोग क्या कर रहे थे, डेली यानी का अवैध खनन कर करके मरम्मत मतलब मकान निर्माण कर रहे थे, वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहां पर खनन किया जा रहा था। तो लोगों ने गुजारिश की सरकार से कि यहाँ पर जो नया निर्माण कार्य हो रहा है ना उसको बंद कराओगे। ये जो आप नए निर्माण कार्य कर रहे हो, नई नई बिल्डिंगें बना रहे हो, तो ये सारा का सारा पर्यावरण के लिए नुकसान है। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हैं, मतलब यह पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। यहां पर आप इस प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते, यहां पर आप वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर माउंट आबू की सुंदरता समाप्त हो जाएगी तो वहां पर कोई भी घूमने फिरने के लिए नहीं जाएगा। वो पर्यटक के क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। हम पढ़ते भी हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद चाहते थे कि माउंट आबू गुजरात में जाएगा। तो माउंट आबू बड़ा प्यारा शहर है, कभी मौका मिले ना तो जरूर घूमने फिरने के लिए जाना। तो सरकार ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, मतलब पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। समझ गए? मतलब लोग वहां पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे तो सरकार ने इस क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया। अब वहां पर आप कोई भी प्रकार से अवैध खनन का कार्य नहीं कर सकते या फिर आप वनस्पति को नुकसान वहां पर नहीं पहुंचा सकते। बस ये है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ओके ओके 27वां अपना सरिस्का अभयारण्य कहां पर है? अलवर में है, जो राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। ओके तो ये अपने 27 अभयारण्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़ी सी अभयारण्य से अलग बातें, जो केवल अभयारण्य नहीं, केवल अपने को नाम ध्यान रखने हैं। जैसे गजनेर अभयारण्य क्या है सर? बीकानेर के अंदर है। ये कोई अभयारण्य नहीं, केवल नाम है। गजनेर अभयारण्य बीकानेर में है। ये बटबड़ पक्षी मतलब रेत के तितर के लिए फेमस है। भी सरकार के द्वारा इसको कोई भी अभयारण्य का दर्जा नहीं दिया गया है। केवल एक जगह है गजनेर अभयारण्य जो बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर बटबड़ पक्षी पाया जाता है, मतलब रेत का तितर पाया जाता है। इसके बारे में तो परिचित होंगे। ये मारवाड़ की भूमि पर शेखावाटी पर कई बार ऐसे तितर देखने को मिल जाते हैं। इनको बोलते हैं बटबड़ पक्षी या फिर रेत का तितर। तो इसके लिए अपना बीकानेर का गजनेर अभयारण्य फेमस है। इसी में गजनेर झील, गजनेर महल बना हुआ है इसी अभयारण्य के अंदर। एक भैरवदेव डाको अभयारण्य है, अलवर में है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर के ऊपर अभयारण्य घोषित कर दिया, मतलब सरकार के द्वारा कोई भी दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये क्या है? भैरवदेव डाको अभयारण्य कहां पर है? अलवर में है। बीएसटीसी में सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया था, भैरवदेव डाको अभयारण्य कहां पर है? अलवर में है। सरकार के द्वारा कोई भी अभयारण्य को लेकर दर्जा नहीं दिया गया है। ये केवल जो स्थानीय लोग हैं ना, स्थानीय लोगों ने खुद अपने स्तर के ऊपर इसको अभयारण्य का दर्जा दे दिया। जैसे मान लो कि मैं चूरू का हूं और मैं यानी कि 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में अभयारण्य बना दूं, भाई साहब ये मेरा अभयारण्य है, सरकार के द्वारा दर्जा नहीं दिया गया। और इसके अंदर मैं क्या करूं? संरक्षण का काम करूं, पेड़ पौधों को बचाने का काम करूं, जीव जंतु को बचाने का काम करूं। तो ये एक प्रकार से अभयारण्य है। तो वहां के जो स्थानीय लोग थे ना, उन्होंने इसे अभयारण्य का दर्जा दे रखा, बाकी सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी दर्जा नहीं दिया गया है। अब थोड़ा सा ये नोट लगा कर लिख लेना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े अभयारण्य कौन से हैं? राष्ट्रीय मरु अभयारण्य है, केलादेव अभयारण्य है, कुंभलगढ़ अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े अभयारण्य हैं। सबसे छोटे कौन से हैं? सरिस्का अभयारण्य है, सज्जनगढ़ है, तालछापर है और केसरबाग अभयारण्य है। इसी के साथ में अपने राजस्थान के अभयारण्य हो जाते हैं कंप्लीट। अब अपनी केवल एक क्लास और रहेगी, उसके अंदर ये सारा का सारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, जिसके अंदर हम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र देख लेंगे। ओके, जहां से एग्जामिनर कई बार सवाल पूछता है। ओके भाई, अब बताओ आगे क्लास समझ में? तो मैंने 3 राष्ट्रीय उद्यान तुम्हें पहली क्लास में पढ़ा दिए थे। आज की क्लास में मैंने तुम्हें 27 वन्य जीव अभयारण्य पढ़ा दिए हैं। इसके बाद में हमको छोटी मोटी कोई अभयारण्य से संबंधित बातें होंगी वो देख लेंगे। अगली क्लास में हमारा सारा का सारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ओके, और फिर मैं तुम्हें 4th ग्रेड वालों को 1-2 टॉपिक बचेंगे तुम्हारे वो करवा देता हूँ। परिवहन है, जनगणना है। जनगणना तो क्या है, तुम पढ़ लेना रे, वो आंकड़े याद करने हैं, मैंने पहले ही पढ़ा रखे हैं। नए आंकड़े किताब में अपडेट है, उनको पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट कर रखा है। परिवहन भी क्या है, थोड़ा सा आर्थिक समीक्षा के हिसाब से अपडेट कर रखा है मैंने शुरुआत के अंदर चीज, और बाकी वही चीजें हैं। तुम पढ़ लिया करो रे, किसी का एग्जाम नजदीक हो तो पहले पूरी की पूरी ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखी है। ओके, किसी को जल्दी हो तो पढ़ लेना। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में। कल इस टॉपिक को अपन पूरा करते हैं, और कल हम पॉलिटी की ब्रह्मास्त्र वो लॉन्च कर रहे हैं, तो आप जरूर आ जाना, मैं शेड्यूल करवा दूंगा। तो तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।